हाउ आर यू? आई एम अविशी जैन। आज मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से। मैंने काफ़ी थ्योरी पार्ट कवर करने के बाद कुछ प्रोग्राम्स भी करवाए थे, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिस्कस की थी। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ, नेस्टेड इफ़ और रैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम भी समझाई थी आपको। तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं स्विच स्टेटमेंट से, जो कि एक टाइप की डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट ही होती है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होती है आपकी इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट से। ओके, नाउ स्विच स्टेटमेंट इज़ अ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट। मल्टीपल ब्रांच मतलब कि इसमें बहुत सारे केसेस टाइप हो सकते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बीइंग चेक्ड matches with any of the case values, the corresponding statements are executed. अब इस स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट में एक कंट्रोल वेरिएबल होता है। उसका मतलब मैं यहाँ पे जो भी वेरिएबल दूंगी, सपोज करो मैं यहाँ पे एक आई वेरिएबल देती हूँ, आई की वैल्यू मैं कुछ भी दे रही हूँ, तो क्या होगा? आई की जो वैल्यू होगी वो केस के लेबल से चेक की जाएगी। लेबल्स मतलब केस के आगे जो नंबर लिखा है। मतलब आई की वैल्यू अगर 1 हुई तो मेरा केस 1 के पास वो जाएगा, और जो भी टास्क 1 है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर केस में अगर 2 वैल्यू दे दी मैंने तो वो केस 2 को एग्जीक्यूट करेगा। अगर दोनों ही नहीं हुई तो वो आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा। The break statement brings the control out of the switch statement. If none of the case values match, the default statement is executed. अच्छा, जो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके स्विच के केस में। ठीक है, इसको अलग तरीके से समझते हैं। अगर मैं कहीं पे लिखती हूँ आपका स्विच का केस, ठीक है, मैंने स्विच में एक आई लिया, आई मेरा एक इंटीजर वेरिएबल है, आई एम स्पेसिफाइंग इट। मैंने अंदर केस के लेबल्स लिए, केस 1, उसमें मैंने जो भी अपना टास्क लिखा, उसके बाद मैंने ब्रेक लगाया। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ मैं आपके लूप्स के बाद अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट तब तक के लिए ब्रेक का मतलब होता है कि नॉर्मल इंग्लिश सेंस में ब्रेक का मतलब क्या होता है कि रुक जाना। लाइक जैसे ही केस 1 एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट आई, मतलब यहाँ मेरा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और सीधे जहाँ ये स्विच केस का मेरा ब्रैकेट लगा है सीधे वो स्विच के बाहर आ जाएगा। ब्रेक मतलब टोटल ब्रेक, सीधे वो स्टेटमेंट मेरा बाहर ले आएगा स्विच स्टेटमेंट के। ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो एक कंडीशन फॉल थ्रू भी होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो केस के लेबल्स होते हैं, केस के लेबल क्या, जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं आपके, जो कंट्रोल वेरिएबल जिनके अंदर वैल्यू होती है वो चेक करते हैं। केस लेबल्स कैन नेवर बी अ डेसिमल वैल्यू। यहाँ पे आप डेसिमल वैल्यूज़ नहीं दे सकते, बट अगर आप कैरेक्टर देना चाहते हो, यस यू कैन। आप यहाँ पे कैरेक्टर का एक वेरिएबल ch डाल सकते हो, या c जो इसमें भी आप स्टोर कर रहे हो, बट एक वेरिएबल जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का आप वो दे सकते हो। और केस में आप जब लिख रहे हो तो ध्यान रखना, केस में आप a b या जो भी केस होगा, इट हैज़ टू बी विद इन सिंगल इन्वर्टेड कोट आपका लिखना पड़ेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आप कैरेक्टर का ले रहे हो, कोट्स लगाना मत भूलना केस लेबल में। एक एग्जांपल लेते हैं स्विच को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल है जहाँ पे स्विच सी मैंने एक आपका वेरिएबल लिया है विच इज़ ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, अब सी में क्या है, ये मैंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 और डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं सी की वैल्यू को 1 देती हूँ तो कहाँ जाएगा, क्या प्रिंट होगा? राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो सी अगर 1 हुआ, यहाँ पे मैंने वैल्यू 1 दी, तो वो केस चेक करेगा कहाँ पे 1 लिखा है। आपको पता है सबसे पहला केस 1 है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपका क्या प्रिंट कर देगा? आउटपुट स्क्रीन पे आपका गुड प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि केस 1 जो है वो आपका 3 की जगह यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, वो भी सही है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस वो लेबल चेक करेगा। अगर मैंने 2 को सपोज करूँ यहाँ लिख दिया होता केस 3 के बाद, तब भी वो आपका वैलिड होता। तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब होता है कि केस के लेबल में लिखा क्या हुआ है। अच्छा, अब देखो, इफ़ सी इज़ 2, अगर सी 2 हुआ तो क्या मेरा केस 1 एग्जीक्यूट होगा? नहीं,
जो कर्सर यहाँ से स्टार्ट हुआ वो 2 को ढूंढेगा, जहाँ 2 होगा सीधे वो वहाँ चला जाएगा। यहाँ 2 है तो क्या प्रिंट कर देगा वो, नाइस। ठीक है। अच्छा, अगर केस 2 की जगह 3 हमें लेना है तो क्या वो 2 पे आएगा? नो, वो सीधे आपका केस 3 पे आएगा। केस 3 पे आएगा तो क्या प्रिंट कर देगा आपका, ओके। अगर मेरा 1, 2 या 3 में से कुछ भी नहीं हुआ तो सी आपका सीधे आपका डिफ़ॉल्ट केस पे चला जाएगा स्विच स्टेटमेंट के। दैट मीन्स आपको प्रिंट ओके सॉरी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ है, जब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं या आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको डील करना है, अलग अलग केसेस बनाना है। अब इफ़ के अंदर आप बनाते इफ़ माई सी इज़ 1, ठीक है, देन आप अपनी स्टेटमेंट लिख रहे हो, देन इफ़ आपकी स्टेटमेंट अलग अलग लिख रहे हो, तो वो कितना लंबा हो जाता, 4 केसेस आप बनाते। इसमें आपने एक स्विच लिया, चारों केसेस आपने ऐसे बना दिए। ईजी है ये। ठीक है, अब एक कंडीशन आती है फॉल थ्रू। मैंने आपको ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बताया था, उसी के ही रिलेशन में है ये। इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट्स, after matching case are executed till either a break statement is found or the end of the switch statement is encountered। तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा होता है तो आपके जितने भी मैचिंग स्टेटमेंट्स होते हैं दे गेट एग्जीक्यूटेड तब तक कि जब तक कि आपके स्विच केस का एंड ना आ जाए, और नहीं तो कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पे ब्रेक लिखा है। अब इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, इस केस में देखो, अगर मेरी सी की वैल्यू 1 हुई, फॉर इंस्टेंस अगर मेरी सी की वैल्यू 1 हुई तो क्या प्रिंट होके आएगा, सीधे सीधे गुड आ जाएगा, क्योंकि वो सीधे आपके केस 1 पे चला गया। आपका प्रिंट होके क्या आ जाएगा, गुड। अगर वो सी आपका 1 नहीं होता है, सी अगर आपका 2 होता है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और मैं चेक करूँगी कि किस किस का आंसर सही आता है। अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर सी 2 हुआ तो क्या प्रिंट होके आएगा। मैंने आपको बताया था ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब जहाँ ब्रेक आया तुरंत आप लूप के बाहर आ जाओगे। बट अगर ब्रेक स्टेटमेंट आपका इनकाउंटर नहीं हुआ है, दैट मीन्स जितने भी केसेस हैं वो लगातार आपके एग्जीक्यूट होते जाएंगे। अब केस 2 पे अगर वो आएगा तो सिस्टम आपका क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले आपका नाइस प्रिंट कर देगा। अब वो कर्सर आपका यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे गया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पे वो आया तो वो केस 3 भी एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि आपकी ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है। जब ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग होती है तो आपकी फॉल थ्रू कंडीशन फॉलो होती है। इसका मतलब जितने भी केसेस आपके उसके बाद होंगे वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। तो केस 3 में क्या प्रिंट होके आ जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आपका जाएगा क्योंकि ln है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। फिर आपका डिफ़ॉल्ट केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपके केस 3 के बाद भी ब्रेक नहीं लगा। डिफ़ॉल्ट केस में क्या प्रिंट होके आ जाएगा, सॉरी। तो आपकी लगातार 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्योंकि देयर इज़ नो ब्रेक आफ्टर एनी ऑफ द केसेस। ये आपका फॉल थ्रू होता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कैरेक्टर केस का बता रही थी, मैं एक अच्छे से स्पेसिफाई करके बता देती हूँ ताकि एग्जाम्पल आपको काफ़ी क्लैरिटी दे। अगर मैं कैरेक्टर लेती हूँ CH, ठीक है, वो मेरे यूज़र ही दे देगा। ये मैंने चलो मेन में ले लिया आपका। फिर जब मैं स्विच केस लिखूँगी, ठीक है, स्विच केस में मैं अपना CH ऐसे लिख दूँगी, मैंने ब्रैकेट ओपन की है, फिर मैं लिखूँगी केस। अच्छा, ये केस वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। फिर मैं लिख देती हूँ केस A। देन आफ्टर दैट केस A मैंने कुछ लिखा, उसमें कोई स्टेटमेंट है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक। फिर मैंने केस C लिख दिया, फिर मैंने समवॉट ऐसे करते करते कुछ केस E लिख दिया। ऐसे मैं अलग अलग केसेस लिखूँगी। तो कैरेक्टर के केस में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ऐसे आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा। एंड अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ नहीं होती तो A के बाद वो लगातार उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता जब तक कि आपका ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता, और नहीं तो आपका स्विच का जो ये बाहर वाला ब्रैकेट है उससे एनकाउंटर नहीं हो जाता। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी स्विच केस की। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन आर इफ एल्स केस एंड स्विच स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट भी कंडीशनल थी, स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशनल थी। अब इनमें डिफरेंस क्या है, if else statement can test the relational and logical expression, but switch statement can test only equality।
इफ़ एल्स स्टेटमेंट में आप लिख सकते थे कि इफ़ ए इज़ मोर देन बी, इफ़ ए इज़ मोर देन इक्वल टू बी, या ए इज़ लेस देन बी, आप ऐसे करके इक्वेट कर सकते थे। बट स्विच में आप सिर्फ चेक करते हो कि आपका केस लेवल किस केस के लेवल से मैच कर रहा है, जो आपका कंट्रोल वेरिएबल में मैंने वैल्यू दी वो आपका मैच करती है कि नहीं। तो ये आपका सिर्फ इक्वालिटी टेस्ट करता है क्योंकि केस लेवल से चेक करता है, एंड इसके केस में आप रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन दोनों को हैंडल कर सकते हो। इफ़ एल्स के केस में आप डेसिमल वैल्यूज़ भी चेक कर सकते थे। आप लिख सकते थे कि इफ़ माई डी इज़ डबल इक्वल टू 3.14, आप ऐसे करके चेक कर सकते थे डेसिमल वैल्यूज़ को। बट केस लेवल्स कैन नॉट बी अ डेसिमल, मैंने आपको बताया था, इसलिए ये आपका डेसिमल वैल्यूज़ को चेक नहीं कर सकता। इफ़ एल्स के केसेस में आप रेंजेस भी चेक कर सकते हो, बट केस लेवल्स आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो आप रेंजेस चेक नहीं कर सकते। अब रेंजेस से क्या मतलब है मेरा, मैं लिख सकती थी कि इफ़ माई सी इज़ मोर देन डी एंड माई सी इज़ मोर देन ई, तो मैं रेंज इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें चेक कर सकती हूँ। बट क्या मैं केस लेवल में ऐसे चेक कर पा रही हूँ? नो। तो केस लेवल्स के केसेस में आप रेंजेस चेक नहीं कर सकते हो। आई थिंक इतने डिफरेंस काफ़ी होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर पे। जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे हमने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में काफ़ी बातें की थी, बट एक बार इसको रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ये 3 ऑपरेंड्स पे तो वर्क करता है, बट इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। जो आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसका सिंटैक्स ये होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, काफ़ी रिलेट कर सकते हैं हम, देखते हैं। इफ़ के केस में क्या होता था, हम लिखते थे कि इफ़ सपोज करो ए इज़ मोर देन बी, तो आप अपने सी को वैल्यू ए की दे देते थे जो नंबर ग्रेटर है। टर्नरी ऑपरेटर के केस में क्या होता है, आप सी को दोगे वैल्यू कि अगर ए इज़ मोर देन बी, देन क्वेश्चन मार्क के बाद आप ए वैल्यू दे दोगे सी को, अदरवाइज बी। अब इससे रिलेट करके देखो मैंने क्या लिखा, ये दोनों अलग स्टेटमेंट हैं। ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर से लिखी है और ये मैंने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखी है। अब मैंने क्या लिखा, इफ़ ए इज़ मोर देन बी, तो सी में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो सी मैंने ऐसे लिखा, जो भी मेरी कंडीशन होती है मैं ऐसे स्पेसिफाई करूँगी। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट जो मैंने कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू आपका आंसर होगी। अगर ये कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हुई तो जो कोलन के बाद आपकी वैल्यू लिखी है वो आपका आंसर होगी। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। फिर से सिंटैक्स को देखते हैं, क्या लिखा है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 में एक्सप्रेशन 1 अगर इवैल्यूएट हुआ, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आई, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आई तो एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट होगा, एंड अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हुई तो आपका जो एल्स का क्लॉज है दैट मीन्स ये एग्जीक्यूट होगा। हम ऐसे लिखे थे ना कि इफ़ ए इज़ मोर देन बी, तो सी की वैल्यू मेरी ए हो जाएगी, एल्स आप क्या लिखोगे, सी की वैल्यू बी हो जाएगी। ये आपका क्लॉज था, और इसको आप टर्नरी ऑपरेटर के केस में कैसे लिखोगे कि सी इज़ इक्वल टू, अगर ए मोर देन बी हुआ तो मैं वैल्यू अपनी सी को ए दूंगी, नहीं तो मैं वैल्यू बी दूंगी। ये एक शॉर्ट फॉर्म है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। इफ़ एल्स में आप इतना बड़ा लिखोगे, टर्नरी में आप इतना छोटा लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर का, इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर कमेंट्स में लिखना, मैं चेक करूँगी। ठीक है, x की वैल्यू मैं दे रही हूँ 20, x की वैल्यू क्या है 20। अब देखो y इज़ इक्वल टू, इफ़ x इज़ डबल इक्वल टू 1, मैं ब्रैकेट्स में जो भी लिखती हूँ इट इज़ माई कंडीशन। ठीक है, अगर मेरा x की वैल्यू डबल इक्वल टू 1 हुई, वो चेक कर रहा है क्या मेरा x डबल इक्वल टू 1 है, क्या मेरा 20 इक्वल टू 1 है, नो। तो मेरा क्या क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू होगी या कोलन के बाद वाली इवैल्यूएट होगी? ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क वाली नहीं होगी, कोलन के बाद वाली होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो आपकी कोलन के बाद वाली वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी, एंड आपका आउटपुट क्या लेके आएगा, द वैल्यू ऑफ y इज़, और प्लस y क्या लिखा है, y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 90। तो आपका क्या प्रिंट होके आएगा, द वैल्यू ऑफ y इज़ 90। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस के अकॉर्डिंग क्या है, x की वैल्यू अभी भी 20 ही है। ठीक है, x की वैल्यू अभी भी 20 ही है,
अब वो चेक कर रहा है कि क्या x की वैल्यू 20 है, ट्रू। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू 20 है। तो जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू गिवन है वो आपकी वैल्यू 8 हो जाएगी। दैट मीन्स आपके y में क्या स्टोर होगा इस टाइम, 61, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू आपकी इवैल्यूएट होगी। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या लिख के आएगा, द वैल्यू ऑफ y इज 60। ठीक है, ये आपका प्रिंट होके आ जाएगा। आई थिंक आपको टर्नरी और उसके बीच में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स स्टेटमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर कैन गिव ओनली वन वैल्यू। टर्नरी ऑपरेटर में आप क्या लिख रहे थे, सी इज इक्वल टू ए मोर देन बी, ऐसे जो भी लिख रहे थे, तो सिर्फ एक ही वैल्यू तो दे रहे हो आप अपने सी को। बट इफ एल्स स्टेटमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है एंड इट कैन हैव मोर देन वन स्टेटमेंट इन अ ब्लॉक। आप इफ स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हो। एक आपने इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन लिखी उसके बाद आप सिस्टम ऑर्डर प्रिंट एल अलग स्टेटमेंट लिख रहे हो, सी प्लस प्लस कर दिया, एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हो, जो भी आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, तो इफ़ के अंदर आप काफ़ी सारी लिख सकते हो। बट टर्नरी के अंदर सिंपल आपने एक लिख दी, मैंने अगर सी को कोई वैल्यू दे दी तो वही वैल्यू आपकी बस हुई। टर्नरी ऑपरेटर मतलब आपका सिर्फ एक वैल्यू तक होता है और इफ एल्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एक ब्लॉक में एग्जिस्ट कर सकती है। और टर्नरी ऑपरेटर काफ़ी कॉन्साइज होता है, क्लीन होता है और कॉम्पैक्ट होता है। आप एक स्टेटमेंट में कितनी सारी चीज़ें इजीली लिख देते हो। बट इसका जो नेस्टेड फॉर्म होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नेस्टेड क्या होता है, ब्रांच वाला, मतलब एक के अंदर एक, जैसे इफ़ के अंदर इफ़। तो इफ़ के अंदर आप इफ़ लिखते हो तो वो इजी होता है। बट टर्नरी में अगर आप लिखते हो कि इफ़ ए इज़ मोर देन बी क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में आपने लिख दिया ए कोलन बी, बट कोलन बी की जगह आप कोई और स्टेटमेंट लिख रहे हो, इफ़ बी इज़ मोर देन डी देन क्वेश्चन मार्क ए वो। तो टर्नरी का जो ये होता है नेस्टेड फॉर्म, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि कैसे वैल्यू आ रही है। इसलिए उस केस में आप नेस्टेड फॉर्म जो इफ़ का होता है उसको प्रेफर करते हो, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। आई गेस आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लास्ट है आपका टेस्टिंग और डिबगिंग के बीच का डिफरेंस। टेस्टिंग जो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ प्रोग्राम इज़ वैलिडेटेड। वैलिडेटेड मतलब आपका चेक होता है कि क्या प्रोग्राम आपका वैलिड है, क्या जो आपने लिखा है कोड वो सही है कि नहीं, ये आपका टेस्टिंग बताता है। और डीबगिंग का मतलब, बग का मतलब होता है आपका फ्लॉ या फिर एरर। तो जो भी एरर को, डी मतलब रिमूव करना, तो रिमूविंग ऑफ एन एरर और फ्लॉ इज कॉल्ड डिबगिंग। सो डिबगिंग इज अ प्रोसेस इन विच द एरर्स इन द प्रोग्राम्स आर रिमूव्ड। और टेस्टिंग क्या प्रोसेस होती है जिसमें आपका प्रोग्राम वैलिडेट होता है। वैलिडेट करने का ये मतलब नहीं होता कि आप एरर तुरंत रिमूव करो। वैलिडेट मतलब वो आपको बता देता है कि क्या आपका प्रोग्राम सही है कि गलत। जस्ट लाइक एक टीचर जब एक कॉपी चेक करके आपकी देता है तो वो आपको सिर्फ कॉपी वैलिडेट करके देता है कि आपके आंसर सही है या गलत। बट वो डिबगिंग कब करेगा, जब वो आपको आपकी गलती रिमूव करके देगा, जब आपको बताएगा कि आपकी गलती है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, आप उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। तो वो डिबगिंग हुआ। एंड टेस्टिंग का मतलब उन्होंने सिर्फ टेस्ट करके दे दिया। नाउ टेस्टिंग इज कंप्लीट when all the desired verifications against the specifications have been performed. डिज़ायर्ड वेरिफिकेशंस मतलब जितनी भी आपको वेरिफिकेशन करनी थी अगेंस्ट किसी भी एक स्पेसिफाइड चीज़ के, जब आप हर एक चीज़ चेक कर लोगे फाइनली आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। और डिबगिंग कब फिनिश होती है, जब कोई भी एरर प्रोग्राम में आपके बचते नहीं है एंड द प्रोग्राम इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। जब आपके प्रोग्राम टोटली एरर फ्री हो जाएगा उस केस में आप कहोगे कि आपका डिबगिंग ख़त्म हो गई है। और टेस्टिंग कब ख़त्म होती है, जितने भी आपको वेरिफिकेशन करने थे वो सारे वेरिफिकेशन आपके हो गए, तब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट होगी। आई गेस आपको इनके डिफरेंस काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अब, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।